चैप्टर 2 फायर। अध्याय दूसरा। आग। सांप के अंडों की घटना के बाद के 10 दिनों में एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जिन्होंने माँ की उदासी को और बढ़ाया और उनकी जिंदगी को छोटा किया। मैंने आग शुरू कर दी थी। मैंने आग शुरू की। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भयानक हादसा होगा। मैंने तुरंत अपने आसपास के सभी लोगों की जान को खतरे में डाल दिया और कानून की सख्त सजा का जोखिम उठाया। शायद मुझे इतनी नाजुक छोटी सी लेडी की तरह पाला गया था कि मुझे यह साफ साफ बात नहीं पता थी कि लापरवाही से आग लग सकती है। एक रात देर से मैं हाथ धोने के लिए उठी और प्रवेश हॉल में स्क्रीन के पास से गुजरते समय मुझे बाथरूम से रोशनी आती दिखी। मैंने लापरवाही से उसकी ओर देखा तो पाया कि बाथरूम का कांच का दरवाजा लाल चमक रहा था और एक डरावनी चटकने की आवाज आ रही थी। मैं दौड़कर बगल के दरवाजे से नंगे पांव बाहर भागी। तब मैंने देखा कि भट्टी के पास रखा लकड़ी का ढेर जोर जोर से जल रहा था। मैं हमारे बगीचे के नीचे वाले खेत के घर की ओर दौड़ी और पूरी ताकत से दरवाजे पर धमधमाया। मिस्टर नकाई, आग, आग, कृपया उठे, आग लगी है, मैंने चिल्लाया। मिस्टर नकाई शायद सो चुके थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अंदर से जवाब दिया, मैं अभी आता हूँ। जब मैं उन्हें जल्दी करने के लिए कह रही थी तो वह अपने राख के कपड़ों में ही घर से बाहर दौड़े। हम आग की ओर वापस दौड़े। जैसे ही हमने तालाब से बाल्टियों में पानी निकालना शुरू किया, मुझे माँ की आवाज़ उनके कमरे के बगल वाली गैलरी से सुनाई थी। मैंने अपनी बाल्टी फेंकी, गैलरी पर चढ़ी और माँ को अपने बाहों में पकड़ लिया। वह गिरने वाली थी। माँ, कृपया चिंता ना करें, सब ठीक है, कृपया वापस बिस्तर पर चली जाए। मैं उन्हें बिस्तर तक ले गई और लेटने के लिए मनाया, फिर वापस आग की ओर दौड़ी। इस बार मैंने बाथरूम से पानी निकाला और मिस्टर नकाई को दिया, जो जल्दी लकड़ी के ढेर पर फेंक रहे थे। लेकिन आग इतनी तेज थी कि हम उस तरह से उसे बुझा नहीं सकते थे। नीचे से आवाजें आई, आग लगी है, मिला में आग लगी है। अचानक 4-5 किसान बाढ़ तोड़कर हमारे पास दौड़े आए। उन्हें बाल्टियों की लाइन बनाकर आग बुझाने में बस कुछ मिनट लगे। अगर आग थोड़ी देर और चलती तो लपटें छत तक पहुंच जाती। शुक्र है, यह मेरा पहला विचार था। लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि आग का कारण क्या था और मैं दंग रह गई। तब मुझे याद आया कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली रात जब मैंने भट्टी से जली नहीं लकड़ियां निकाली थी, तो मैंने सोचा था कि वह बुझ चुकी है और उन्हें लकड़ी के ढेर के पास छोड़ दिया था। इस खोज ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। मैं वही जमीन पर जड़वत खड़ी थी। तभी सामने वाले घर की लड़की ने जोर से कहा, किसी ने भट्टी के साथ लापरवाही की होगी, जगह पूरी तरह जल गई है। गांव के मेयर, पुलिस वाला और अग्निशमन दल का प्रमुख वहां आए। मेयर ने अपनी हमेशा की तरह नरम मुस्कान के साथ पूछा, आप बहुत डर गई होंगी, ये कैसे हुआ? ये सब मेरी गलती थी। मुझे लगा कि लकड़ियां बुझ चुकी है। मैं बस इतना ही कह पाई। मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं जमीन की ओर देखते हुए बोलने में असमर्थ थी। तभी मुझे ख्याल आया कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है और अपराधी की तरह ले जा सकती है, और उसी पल मुझे अचानक अपनी बेतरतीब हालत का एहसास हुआ। मैं नंगे पांव नाइट गाउन में खड़ी थी। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह खो चुकी हूँ। मेयर ने धीरे से सहानुभूति भरे लहजे में पूछा, मैं समझ गया, आपकी माँ ठीक है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है। उनके लिए यह बहुत बड़ा सदमा है। खैर, युवा पुलिस वाले ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा, खैर अच्छा है कि घर में आग नहीं लगी। तभी मिस्टर नकाई, जो इस बीच कपड़े बदल कर आए थे, हाफते हुए चिल्लाए,
ये क्या हंगामा है? बस थोड़ी सी लकड़ी जली, या कोई असली आग नहीं थी? वह जाहिर तौर पर मेरी बेवकूफ़ी भरी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूरी तरह समझ गया, मेयर ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने पुलिस वाले से कुछ मिनट बात की, फिर बोले, हम अब आते हैं। अपनी माँ को मेरा नमस्ते कहना। और सभी चले गए, सिवाय पुलिस वाले के, जो मेरे पास आया और इतनी धीमी आवाज़ में बोला कि वह बस एक सांस की तरह थी। आज रात जो हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनेगी। उसके जाने के बाद मिस्टर नकाई ने तनाव भरी आवाज़ में पूछा कि पुलिस वाले ने क्या कहा। मैंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वे कोई रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। आसपास खड़े पड़ोसी जो अभी भी वहाँ थे, उन्होंने शायद मेरे शब्द सुने, क्योंकि वे धीरे धीरे राहत भरे शब्दों के साथ जाने लगे। मिस्टर नकाई ने मुझे शुभ रात्रि कहा और चले गए। फिर मैं अकेली जली हुई लकड़ी के ढेर के पास, दिमाग खाली, खड़ी रही। आंसुओं में मैंने आकाश की ओर देखा और मुझे सुबह की पहली किरणें दिखी। मैंने अपने हाथ, पाँव और चेहरा धोया। किसी तरह माँ के सामने जाने का विचार मुझे डराने लगा और मैं बाथरूम में अपने बाल संवारने में समय बिताने लगी। फिर मैं रसोई में गई, जहाँ मैंने सुबह होने तक बिना ज़रूरत के रसोई के बर्तनों को फिर से व्यवस्थित किया। मैं धीरे से माँ के कमरे में गई तो देखा कि वह पूरी तरह तैयार होकर एक कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल थकी हुई दिख रही थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई, लेकिन उनका चेहरा बहुत पीला था। मैं जवाब में मुस्कुराई नहीं, बल्कि चुपचाप उनकी कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, ये कुछ भी नहीं था, है ना? बस लकड़ी थी, जो जलने के लिए थी, वो जल गई। मुझे खुशी की लहर ने छू लिया। मुझे बचपन की संडे स्कूल की कक्षाओं से बाइबल की कहावत याद आई, सही समय पर बोला गया शब्द सोने के सेब की तरह है, चांदी की तस्वीरों में। और मैंने अपने दिल की गहराई से भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मेरे पास इतनी कोमल माँ थी। हल्का नाश्ता करने के बाद मैंने जली हुई लकड़ी के ढेर को हटाने का काम शुरू किया। गांव की सराय की मालकिन उसाकी बगीचे के गेट से दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? मुझे अभी पता चला कल रात क्या हुआ। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे माफ करे, मैंने माफी मांगते हुए धीरे से कहा। माफी मांगने की कोई बात नहीं, पुलिस का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सब ठीक है। ओह, ये राहत की बात है। वह वाकई खुश दिख रही थी। मैंने ओसाकी से चर्चा की कि गांव में अपनी माफ़ी और धन्यवाद कैसे व्यक्त करूं। उनका विचार था कि पैसे देना सबसे सही होगा, और उन्होंने उन घरों के नाम बताए जहां मुझे पैसे और माफ़ी के साथ जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम अकेले नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे लिए अकेले जाना सही होगा, है ना? क्या तुम अकेले कर सकती हो? अगर हाँ तो ठीक होगा। ठीक है, मैं अकेले जाऊंगी। लकड़ी हटाने का काम खत्म करने के बाद मैंने माँ से कुछ पैसे मांगे, जिन्हें मैंने 100 येन के छोटे छोटे पैकेटों में लपेटा। बाहर मैंने लिखा, माफ़ी के साथ। मैं सबसे पहले गांव के हॉल गई। मेयर वहाँ नहीं थे और मैंने रिसेप्शन पर बैठी लड़की को पैकेट देते हुए कहा, कल रात जो मैंने किया वह माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन अब से मैं बहुत सावधान रहूंगी। कृपया मुझे माफ़ करें और मेयर को मेरी माफ़ी बताएं। इसके बाद मैं अग्निशमन प्रमुख के घर गई। वह स्वयं दरवाजे पर आए। उन्होंने मुझे एक उदासी सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। न जाने क्यों मैं रो पड़ी। कल रात के लिए मुझे माफ़ करें। मैंने जल्दबाजी में विदा ली और आंसुओं के साथ गलियों में दौड़ने लगी। मैं इतनी भयानक हालत में थी कि मुझे घर वापस जाकर मेकअप ठीक करना पड़ा। मैं फिर से निकलने वाली थी तभी माँ आई। अभी तक खत्म नहीं हुआ? अब कहाँ जा रही हो? मैंने तो अभी शुरू किया है, मैंने बिना चेहरा उठाए जवाब दिया। यह तुम्हारे लिए मुश्किल होगा।
माँ का लहज़ा बहुत गर्मजोशी और समझदारी भरा था। उनकी इस मोहब्बत ने मुझे बाकी के सभी घरों में जाने की ताकत दी। इस बार बिना एक बार भी रोए। जहाँ कहीं भी मैं गई, लोगों ने मेरे साथ सहानुभूति दिखाई, मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। सिर्फ मिस्टर निशियामा की युवा पत्नी, हालांकि वह करीब 40 की थी, उन्होंने मुझे डांटा, आगे से सावधान रहे। आप शायद रईस हो, लेकिन मैं आपके और आपके माँ के बच्चों जैसे रहने के तरीके को दिल थाम कर देख रही थी। यह तो चमत्कार है कि आपके लापरवाही की वजह से पहले आग नहीं लगी। कृपया अब से बहुत सावधानी बरते। अगर कल रात तेज हवा चल रही होती तो पूरा गांव जलकर राख हो जाता। मुझे मिसेस निशियामा की बात सच लगी। चीजें वाकई वैसी थी जैसे उन्होंने बताया, और उनकी डांट के लिए मैं उनसे जरा भी नफरत नहीं कर सकी। माँ ने मजाक में कहकर मुझे सांत्वना दी कि लकड़ी तो जलने के लिए थी, लेकिन अगर तेज हवा चल रही होती तो जैसा मिसेस निशियामा ने कहा, पूरा गांव जल गया होता। अगर ऐसा हुआ होता तो मेरी आत्महत्या भी पर्याप्त माफी नहीं होती, और मेरी मृत्यु न सिर्फ माँ की मृत्यु का कारण बनती, बल्कि मेरे पिताजी का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाता। मैं जानती हूँ कि अब रईसी वैसी नहीं रही जैसे पहली थी, लेकिन अगर इसे खत्म होना ही है तो मैं चाहूंगी कि यह जितना हो सके उतने शालीनता से खत्म हो। अगर मैं आग लगाने की सजा में मर गई तो मुझे अपनी कब्र में भी चैन नहीं मिलेगा। अगले दिन से मैंने अपनी सारी ताकत खेतों में काम करने में लगा दी। मिस्टर नकाई की बेटी कभी कभी मेरी मदद करती है। आग लगाने की मेरी शर्मनाक हरकत के बाद से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे खून का रंग थोड़ा गहरा हो गया है, जैसे मैं हर दिन और ज्यादा एक साधारण गंवार लड़की बनती जा रही हूँ। उदाहरण के लिए, जब मैं माँ के साथ बरामदे पर बुनाई करती हूँ तो मुझे अजीब तरह से घुटन और दबाव महसूस होती है, और जब मैं खेतों में मिट्टी खोदने जाती हूँ तो मुझे राहत मिलती है। शायद इसे शारीरिक श्रम कहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा काम किया है। युद्ध के दौरान मुझे सेना में भर्ती किया गया था, और यहाँ तक कि मुझे कुली का काम भी करना पड़ा था। खेतों में काम करते समय मैं जो स्नीकर्स पहनती हूँ वे सेना ने मुझे दिए थे। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैंने अपने पाँव में ऐसी चीज़ें पहनी थी, लेकिन वे आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक थी। और जब मैं उन्हें पहनकर बगीचे में घूमती थी तो मुझे लगता था जैसे मैं उस पक्षी या जानवर की हल्की फुल्की खुशी को समझ सकती हूँ जो नंगे पांव जमीन पर चलता है। युद्ध की यह मेरी एकमात्र सुखद याद है। युद्ध कितना उदास काम था। पिछले साल कुछ नहीं हुआ, उससे पिछले साल कुछ नहीं हुआ, और उससे भी पिछले साल कुछ नहीं हुआ। युद्ध खत्म होने के ठीक बाद एक अखबार में इस तरह की एक मज़ेदार कविता छपी थी। बेशक बहुत सारी चीज़ें वास्तव में हुई थी, लेकिन अब जब मैं उन्हें याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे युद्ध के बारे में बात करना या दूसरों की यादें सुनना नापसंद है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मरे, लेकिन फिर भी यह एक उदास काम था, और अब यह मुझे उबाऊ लगता है। शायद आप कहते हैं कि मेरा नज़रिया बहुत आत्मकेंद्रित है। केवल जब मुझे सेना में भर्ती किया गया और स्नीकर्स पहनकर कुली का काम करना पड़ा, तभी मैं इसे उदासी के अलावा किसी और नज़रिए से देख पाई। मैं अक्सर कुली के काम के बारे में कड़वी बातें सोचती थी, लेकिन इस वजह से मैं काफ़ी मजबूत हो गई। और अब भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मुझे जीविका कमाने में मुश्किल हुई तो मैं हमेशा शारीरिक श्रम करके गुजारा कर सकती हूँ। एक दिन जब युद्ध वाकई बहुत गंभीर दौर में था, एक आदमी जो किसी तरह की सैन्य वर्दी पहने था हमारे निशिकाता स्ट्रीट के घर आया, और मुझे भर्ती के कागजात और एक शेड्यूल सौंपा जिसमें वे दिन लिखे थे जब मुझे काम करना था। मुझे पता चला कि अगले दिन से मुझे हर दूसरे दिन ताचिकावा के पीछे पहाड़ों में एक बेस पर काम के लिए जाना होगा। मैं चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। क्या कोई और मेरी जगह नहीं जा सकता?
आंसू बहते रहे और मैं सिसकने लगी। उस आदमी ने दृढ़ता से जवाब दिया, सेना को आपके लिए काम है और आपको खुद जाना होगा। अगले दिन बारिश हो रही थी। एक अधिकारी ने हमें पहाड़ की तलहटी में लाइन में खड़ा करके एक उपदेश दिया। जीत निश्चित है, उन्होंने शुरुआत में कहा। जीत निश्चित है, लेकिन अगर हर कोई सेना के आदेशों को ठीक ठीक पालन न करे तो हमारी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी और हमारे पास एक और ओकिनावा होगा। हम चाहते हैं कि आप बिना किसी कमी के अपने सारे काम करें। इसके बाद आपको एक दूसरे से सावधान रहना है। पता नहीं कि आपके बीच जासूस छिपे हो। आप बस सैन्य स्थानों पर सैनिकों की तरह काम करेंगे और हम चाहते हैं कि आप हर संभव सावधानी बरतें कि आपने जो कुछ देखा उसे किसी भी हाल में दूसरों को न बताएं। पहाड़ बारिश में धुंधला रहा था और हम वहाँ करीब 500 पुरुष और महिलाएं खड़े थे। हमने बारिश में भीगते हुए उनके भाषण को पूरी श्रद्धा से सुना। उस इकाई में प्राइमरी स्कूल के लड़के लड़कियां भी थी, जिनके चेहरे ठंड से जम गए थे और वे रोने की कगार पर थे। बारिश मेरे कोट, जैकेट और अंत में मेरे अंडरगारमेंट्स तक में समा गई थी। मैंने उस दिन सारा समय अपनी पीठ पर मिट्टी की टोकरियां ढोते हुए बिताया। अगली बार बेस पर मैंने मजदूरों की एक टीम में रस्सियां खींची। यह वह काम था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। पहाड़ों में काम करते समय 2-3 बार मुझे लगा कि स्कूल के लड़के मुझे बहुत अप्रिय तरीके से घूर रहे थे। एक दिन मैं मिट्टी की टोकरियां ढो रही थी, तभी 2 लड़के मेरे पास से गुजरे और मैंने एक को फुसफुसाते हुए सुना, लगता है वह जासूस है। मैं हैरान रह गई। मैंने अपने बगल में मिट्टी ढो रही लड़की से पूछा कि उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा। उसने गंभीरता से जवाब दिया, शायद इसलिए कि तुम विदेशी जैसे दिखती हो। क्या मैं क्या तुम भी सोचती हो कि मैं जासूस हूँ? नहीं, उसने इस बार हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं जापानी हूँ, मैंने कहा और अपनी बात की बेवकूफ़ी पर हंसने से खुद को रोक न सकी। एक सुहानी सुबह, जब मैं पुरुषों के साथ लकड़ियाँ खींच रही थी, वह युवा अधिकारी अचानक बोहे चढ़ाकर मेरी ओर इशारे करते हुए बोला, ए तुम यहाँ आओ। वह तेजी से देवदार की जंगल की ओर चला और मैं घबराहट और डर से धड़कते दिल के साथ उसके पीछे गई। वह आराम मिल से लाई गई लकड़ियों के ढेर के पास रुका और मेरी ओर मुड़ा। हर दिन इस तरह काम करना बहुत मुश्किल होगा। आज तुम बस इस लकड़ी की रखवाली करो, वह मुस्कुराते हुए बोला और उसके सफेद दांत चमक उठे। आपका मतलब है कि मुझे यहाँ खड़ा रहना है? यहाँ ठंडक और शांति है और तुम ढेर के ऊपर झपकी ले सकती हो। अगर बोर हो जाओ तो शायद तुम्हें यह पढ़ना पसंद आए। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली और शर्माते हुए लकड़ी पर फेंक दिया। यह कोई खास किताब नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो पढ़ लो। यह किताब थी ट्रोई का। मैंने उसे उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार में भी कोई है जो किताबों को बहुत पसंद करता है, लेकिन वह अब दक्षिण प्रशांत में है। उसने गलत समझा। ओह, तुम्हारा पति? दक्षिण प्रशांत, यह तो भयानक है। उसने सहानुभूति में सिर हिलाया। खैर, आज तुम रखवाली करो, मैं बाद में तुम्हारा लंच बॉक्स खुद लाऊंगा। तुम बिना किसी चिंता के आराम करो। इतना कहकर वह तेजी से चला गया। मैं लकड़ी के ढेर पर बैठी और किताब पढ़ने लगी। मैंने आधी किताब पढ़ी, तभी उसके जूतों की चरमराहट ने मुझे बताया कि अधिकारी वापस आ रहा है। मैं तुम्हारा लंच लाया हूँ, यहाँ अकेले रहना बहुत उबाऊ होगा। उसने लंच बॉक्स घास पर रखा और फिर जल्दी से चला गया। लंच खाने के बाद मैं लकड़ी के ढेर के ऊपर चढ़ी और लेटकर किताब पढ़ने लगी। मैंने पूरी किताब पढ़ी और फिर झपकी ले ली। 3 बजे के बाद में जागी और मुझे अचानक लगा कि मैंने उस युवा अधिकारी को पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, यही याद नहीं आया। मैं ढेर से उतरी और अपने बाल ठीक कर रही थी,
तभी फिर से उसकी जूतों की चरमराहट सुनाई दी। आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहो तो अब जा सकती हो। मैं दौड़कर उसके पास गई और किताब उसे पकड़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकले। चुपचाप मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और जब हमारी नजरें मिली तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर उसकी आंखों में भी आंसू चमक उठे। हम बिना कुछ बोले बस ऐसे ही बिछड़ गए और वह युवा अधिकारी फिर कभी उस जगह पर नहीं आया जहां मैं काम करती थी। वह एकमात्र दिन था जब मुझे आराम करने का मौका मिला। इसके बाद मैं हर दूसरे दिन ताचिकावा जाकर कड़ा श्रम करती थी। माँ मेरी सेहत के लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन उस काम ने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाया था। और अब भी मैं कम से कम एक औरत हूँ जो खेतों में सबसे कठिन श्रम से भी खास परेशान नहीं होती। मैंने कहा था कि मुझे युद्ध के बारे में बात करना या सुनना पसंद नहीं, लेकिन अब मैंने अपनी कीमती याद के बारे में सब बता दिया। लेकिन युद्ध की यह एकमात्र ऐसी याद है जिसे बताने का मुझे ज़रा भी मन करता है। बाकी सब कुछ उस कविता में सही ढंग से समेटा जा चुका है। पिछले साल कुछ नहीं हुआ, उससे पिछले साल भी कुछ नहीं हुआ, और उससे भी पिछले साल कुछ नहीं हुआ। बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन मेरे युद्ध के अनुभवों में सिर्फ स्निकर्स की एक जोड़ी बची है। स्निकर्स का जिक्र मुझे फिर से एक और विषय पर ले गया, लेकिन मुझे यह जोड़ना चाहिए कि युद्ध की मेरी इस अनोखी निशानी को पहनकर हर दिन खेतों में जाने से मेरे दिल की गहरी चिंता और बेचैनी कुछ हद तक कम होती है। लेकिन माँ हाल में दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। सांप के अंडे, आग। माँ की सेहत हैरान करने वाली तेजी से बिगड़ रही थी, जबकि मैं इसके ठीक उलट महसूस करती हूँ कि मैं धीरे धीरे एक रूखी, निम्न वर्ग की औरत बनती जा रही हूँ। मैं इस एहसास से बच नहीं सकी कि मैं माँ की जीवन की ऊर्जा चूस कर मोटी होती जा रही हूँ। माँ ने आग के बारे में कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि उन्होंने मजाक में कहा था कि लकड़ी तो जलने के लिए थी। मुझे डांटने के बजाय उन्होंने मुझ पर दया आई। लेकिन लेकिन उन्हें जो सदमा लगा वह मेरे सदमे से 10 गुना बड़ा था। आग के बाद माँ कभी कभी नींद में कहराती है, और जब तेज हवा चल रही होती है तो वह चाहे कितनी भी देर हो, कई बार बिस्तर से उठकर घर में सब कुछ ठीक है या नहीं यह जांचने के लिए चक्कर लगाती है। वह कभी अच्छी नहीं दिखती। कुछ दिन तो उनके लिए चलना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने खेतों में मेरी मदद करने की इच्छा जताई थी, और हालांकि मैंने उन्हें मना किया था। उन्होंने जिद करते हुए कुएं से 5-6 बाल्टियां पानी ढोया। अगले दिन उनकी कमर इतनी अकड़ गई कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उन्होंने वह दिन बिस्तर पर बिताया। इसके बाद उन्होंने शारीरिक श्रम का विचार छोड़ दिया, और कभी कभी वह खेतों में टहलने आती है, लेकिन सिर्फ यह देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ। आज जब माँ मुझे काम करते देख रही थी तो उन्होंने अचानक कहा, कहते हैं कि जो लोग गर्मी के फूल पसंद करते हैं वे गर्मी में मरते हैं। क्या यह सच है? मैंने जवाब नहीं दिया और बैंगन को पानी देती रही। अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे हिबिस्कस बहुत पसंद है, लेकिन हमारे बगीचे में एक भी नहीं है। हमारे पास ढेर सारे ओलियंडर है। मैंने जानबूझकर तीखे स्वर में जवाब दिया। मुझे वे पसंद नहीं। मुझे लगभग सारे गर्मी के फूल पसंद है, लेकिन ओलियंडर बहुत चटक है। मुझे गुलाब सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन वे चारों मौसमों में खिलते हैं। क्या जो लोग गुलाब सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें 4 बार मरना पड़ता है? हम दोनों हंसे। थोड़ा आराम नहीं करोगी? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास आज तुमसे कुछ बात करने के लिए है। क्या है? अगर यह आपकी मृत्यु के बारे में है तो धन्यवाद, मुझे नहीं सुनना। मैं माँ के पीछे विस्टेरिया की छतरी के नीचे एक बेंच पर गई। विस्टेरिया के फूल खत्म हो रहे थे
और दोपहर की नरम धूप पत्तियों के बीच से छनकर हमारी गोद में पड़ रही थी, जिससे वे हरी दिख रही थी। मेरे पास कुछ है जो मैं काफ़ी समय से तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन मैं उस पल का इंतज़ार कर रही थी कि जब हम दोनों अच्छे मूड में हो। देखो, यह बात करना आसान नहीं है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं इसे बता सकती हूँ। कृपया तुम खुद को संभालो और मेरी बात पूरी होने तक सुनो। यह सच है कि नाओची जिंदा है। मैं पूरा शरीर अकड़ गई। 5-6 दिन पहले मुझे तुम्हारे अंकल वाड़ा का पत्र मिला। ऐसा लगता है कि उनके लिए काम करने वाला एक आदमी हाल ही में दक्षिण प्रशांत से लौटा है। वह मामा के ऑफिस में नमस्ते करने आया था और फिर बिल्कुल संयोग से पता चला कि वह नाओजी के साथ उसी यूनिट में था और नाओजी सुरक्षित है और जल्द ही लौटेगा। उसने एक बुरी खबर भी थी। उस आदमी के अनुसार नाओजी को अफीम की गंभीर लत लगी है। फिर से मेरा मुंह ऐसा मुड़ा जैसे मैंने कुछ कड़वा खा लिया हो। जब नाओजी हाई स्कूल में था, एक लेखक की नकल में उसने नशीली दवाएं लेना शुरू कर दिया था और उसने फार्मासिस्ट के पास इतना बड़ा बिल बना लिया था कि माँ को उसे चुकाने में 2 साल लग गए। हाँ, ऐसा लगता है कि उसने फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि जब तक वह वापस आएगा तब तक वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि वे उसे तब तक लौटने नहीं देंगे। तुम्हारे मामा का पत्र आगे कहता है कि भले ही नाओजी ठीक होकर लौटे, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में तुरंत नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। आजकल तो पूरी तरह सामान्य लोग भी टोक्यो में काम करने पर वहाँ की सारी उलट पुलट की वजह से कुछ अजीब हो जाते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो नशीले पदार्थों की लत में अभी अभी ठीक हुआ हो, वह शायद कुछ ही समय में पागल हो सकता है। पता नहीं वह क्या कर बैठे। अगर नाओजी वापस आता है तो सबसे अच्छा होगा कि हम उसे कुछ समय के लिए यहाँ पहाड़ों में अपने पास रखें और कहीं और न जाने दे। एक बात है, और काजू को तुम्हारे अंकल ने अपने पत्र में एक और बात लिखी है। वे कहते हैं कि हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और बचत पर रोक और पूंजी की वजह से वह पहले जितना पैसा हमें नहीं भेज पाए। हमारे रहने के खर्चों का प्रबंध करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब नाओजी आएगा और हमें 3 लोगों का ख्याल रखना होगा। वे सुझाव देते हैं कि हमें बिना देर किए तुम्हारे लिए या तो एक पति ढूंढना चाहिए या फिर किसी घर में नौकरी। नौकरानी की तरह नहीं, तुम्हारे मामा ने लिखा है कि उन्हें एक ऐसे परिवार के बारे में पता है जो हमारे रिश्तेदार है और रईस है, जहां तुम छोटी लड़कियों की गवर्नेंस के रूप में काम कर सकती हो। यह शायद तुम्हारे लिए बहुत उदास या अजीब नहीं होगा। क्या कोई और नौकरी नहीं है? वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई और पेशा अव्यवहारिक होगा। क्यों अव्यवहारिक? माँ उदास होकर मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं ऐसे बातों से तंग आ चुकी हूँ। मैं हिस्टेरिया में चिल्लाई, यह जानते हुए कि मुझे इसका पछतावा होगा, लेकिन मैं रुक नहीं सकी। देखो, मैं इन दयनीय स्निकर्स में हूँ। देखो, मैं रो रही थी, लेकिन मैंने अपने हाथ के पीछे से आंसू पोंछे और माँ के चेहरे की ओर देखा। मेरे अंदर एक आवाज़ दोहरा रही थी, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे व्यस्त स्वयं से कोई संबंध न रखने वाले शब्द जैसे मेरे अवचेतन की गहराइयों से निकलते चले गए। क्या तुमने एक बार नहीं कहा था कि तुम ईजू इसलिए जा रही हो क्योंकि मेरे पास तुम हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मेरे पास तुम न होती तो तुम मर जाती? इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास बिना हिले डुले रही, और यहाँ मैं स्निकर्स पहनकर सिर्फ इसलिए सब्जियाँ उगा रही हूँ क्योंकि मेरा एकमात्र विचार तुम्हें पसंद आने वाली सब्जियाँ उगाना था। अब तुम्हें पता चला कि नाओजी वापस आ रहा है और अचानक तुम्हें लगता है कि मैं आड़े आ रही हूँ। जाओ और नौकरानी बन जाओ। तुम कहती हो, यह बहुत ज़्यादा है, यह बहुत ज़्यादा है माँ। मेरे शब्द मुझे भयानक लगे, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे, जैसे उनकी अपनी जिंदगी हो। अगर हम गरीब हैं और हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो हम अपने कपड़े क्यों नहीं बेचते या घर क्यों नहीं बेचते?
मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं गांव के दफ्तर में नौकरी कर सकती हूँ। अगर वहाँ मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं कुली का काम कर सकती हूँ। गरीबी कोई बात नहीं। जब तक तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं बस तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन अगर लेकिन तुम नाओ जी से मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, है ना? मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी। मैं और नाओ जी कभी साथ नहीं रह सकते। और अगर मैं रुकी, तो यह हम तीनों के लिए दुःख लाएगा। हमने लंबे समय तक साथ जिया है और मुझे हमारे रिश्ते में कोई पछतावा नहीं है। अब तुम और नाओ जी, सिर्फ तुम दोनों साथ रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए उम्मीद करती हूँ कि वह तुम्हारा बहुत अच्छा बेटा बने। मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं जाऊँगी। मैं आज अभी चली जाऊँगी। मेरे पास जाने की जगह है। मैं खड़ी हो गई। काजू को माँ ने सख्ती से कहा। उनके चेहरे पर ऐसी गरिमा थी जैसे उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं दिखाई थी। जब वह खड़ी हुई और मेरे सामने आई, तो वह मुझसे लगभग लंबी दिख रही थी। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। इसके बजाय मैंने बिल्कुल अलग शब्द कहे। तुमने मुझे धोखा दिया माँ। माँ, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मुझे तब तक इस्तेमाल करती रही जब तक नाऊजी नहीं आया। मैं तुम्हारी नौकरानी थी और अब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे भगा रही हो। मैंने एक चीख मारी और फूट फूट कर रोने लगी। तुम बहुत मूर्ख हो। माँ की आवाज़, जब उन्होंने यह शब्द बोले, गुस्से से काँप रही थी। मैंने सिर उठाया। हाँ, मैं हूँ। मैं मूर्ख होने की वजह से ठगी गई हूँ। तुम मुझे इसलिए भगा रही हो क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं चली जाऊँ, है ना? गरीबी, ये क्या है? पैसा, ये क्या है? मुझे ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती। मैं हमेशा प्यार में विश्वास करती थी, अपनी माँ के प्यार में, कम से कम उसमें तो। फिर से मैंने उस मूर्खतापूर्ण, अक्षम्य तरीके से बात की। माँ ने अचानक अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। वह रो रही थी। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी और उनसे लिपटना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ खेतों के कामों से गंदे थे और यह अनैच्छिक शर्मिंदगी मुझे उनसे दूर रख रही थी। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊँगी। मेरे पास जाने की जगह है। इन शब्दों के साथ मैं बाथरूम की ओर दौड़ी, जहाँ मैंने रोते हुए अपना चेहरा और हाथ धोए। मैं अपने कमरे में गई, कपड़े बदले और फिर से रोने की वजह से अभिभूत हो गई। मैं और ज़्यादा रोना चाहती थी, जब तक कि मेरे शरीर का हर आंसू खत्म न हो जाए। मैं दूसरी मंजिल के विदेशी शैली के कमरे में दौड़ी, बिस्तर पर गिर पड़ी और कंबल में सिर छिपाकर अपने शरीर को ही रो रो कर खत्म कर दिया। फिर मेरा दिमाग बेतरतीब भटकने लगा। धीरे धीरे मेरे दुख से एक खास व्यक्ति की चाहत साफ हो गई और मुझे उसका चेहरा देखने, उसकी आवाज़ सुनने की तीव्र इच्छा हुई। मुझे वह खास एहसास हुआ जो तब होता है जब डॉक्टर आपके पाँव के तलवों को जलाने की सलाह देता है और आपको बिना हिले दर्द सहना पड़ता है। शाम की ओर माँ धीरे से कमरे में आई और लाइट चालू की। वह बिस्तर के पास आई और बहुत नरम आवाज में मेरा नाम पुकारा। मैं उठी, बिस्तर पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपने बाल ठीक किए। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराई। माँ भी हल्के से मुस्कुराई और फिर खिड़की के नीचे सोफे पर बैठ गई। मैंने अपने जीवन में पहली बार तुम्हारे मामा की बात नहीं मानी। मैंने उनके पत्र के जवाब में एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरे बच्चों के मामले मुझे सौंप दे। काजू को हम अपने कपड़े बेचेंगे। हम अपने कपड़े एक एक करके बेचेंगे और उस पैसे को जैसा चाहे, जिस भी बेकार चीज़ के लिए मन करे, उस पर खर्च करेंगे। आइए, बेफिजूल खर्ची करें। मैं न चाहती हूँ कि तुम अब खेतों में काम करो। हम सब्जियाँ खरीद लेंगे, भले ही वह महंगी हो। यह अनुचित है कि तुम हर दिन किसान की तरह काम करो। सच कहूँ तो खेतों में रोज का काम मेरे लिए भारी पड़ने लगा था। मुझे यकीन है कि मैंने इसलिए रोया और तूफान मचाया, जैसे जैसे मैं पागल हो गई थी, क्योंकि शारीरिक थकान और मेरी उदासी ने मिलकर मुझे हर चीज़ से नफरत और गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया था। मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठी,
नजरें फेर कर। काजू। हाँ। तुमने यह कहकर क्या मतलब निकाला कि तुम्हारे पास जाने की जगह है? मुझे लगा कि मेरी गर्दन तक का हिस्सा लाल हो गया। मिस्टर होसोडा? माँ ने फिर पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। माँ ने गहरी आह भरी। क्या मैं बहुत समय पहले की एक बात उठा सकती हूँ? उन्होंने पूछा। प्लीज, मैंने फुसफुसाया। जब तुम अपने पति को छोड़कर निशिकाता स्ट्रीट के घर लौटी थी, मेरा इरादा तुम्हें एक शब्द भी डांटने का नहीं था। लेकिन एक बात थी जिसने मुझे कहने पर मजबूर किया कि तुमने मुझे धोखा दिया। याद है? तुम फुट फुट कर रो पड़ी थी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने ऐसे भयानक बात कहकर गलती की थी। लेकिन मेरी याद यह थी कि उस समय मैं माँ की बातों के लिए आभारी थी और मेरे आंसू खुशी के थे। जब मैंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तो इसलिए नहीं था कि तुमने अपने पति का घर छोड़ा। यह इसलिए था क्योंकि मुझे उनसे पता चला कि तुम और उस चित्रकार होसोडा प्रेमी थे। यह खबर मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मिस्टर होसोडा कई सालों से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। मैं जानती थी कि तुम कितना भी उनसे प्यार करो, इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। प्रेमी? क्या बात है! यह मेरे पति की ओर से बिल्कुल बेबुनियाद शक था। शायद। मुझे नहीं लगता कि तुम अब भी मिस्टर होसोडा के बारे में सोच रही हो। फिर वह जगह कौन सी थी जिसका तुमने जिक्र किया कि तुम्हारे पास जाने की जगह है? मिस्टर होसोडा के पास नहीं, मैंने जवाब दिया। सचमुच? फिर कहा। माँ ने फिर से पूछा। माँ, हाल ही में मुझे एक ऐसी चीज का पता चला है जिसने इंसान पूरी तरह से बाकी जानवरों से अलग है। मैं जानती हूँ कि इंसान के पास भाषा, ज्ञान और सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन क्या बाकी जानवरों के पास ये चीजें नहीं है? भले ही डिग्री में अंतर हो। शायद जानवरों के पास भी धर्म हो। इंसान खुद को सारी सृष्टि का स्वामी होने का दंभ भरता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बाकी जानवरों से जरा भी अलग नहीं है। लेकिन माँ, मैंने एक तरीका सोचा। शायद आप नहीं समझेगी। यह एक ऐसी खूबी है जो पूरी तरह इंसान के लिए अनोखी है। रहस्य रखना। क्या आप समझ रही है कि मेरा मतलब क्या है? माँ हल्के से लजाई और एक प्यारी मुस्कान दी। अगर तुम्हारे रहस्य अच्छे फल लाए, तो यह मेरी सारी ख्वाहिशें होंगी। मैं हर सुबह तुम्हारे पिताजी की आत्मा से प्रार्थना करती हूँ कि तुम खुश रहो। अचानक मेरे दिमाग में पिताजी के साथ नासुनू में गाड़ी चलाने और रास्ते में उतरने की तस्वीर उभरी, और शरद ऋतु के खेत कैसे दिख रहे थे। शरद के फूल, एस्टर, पिंक, जेंटियन, वेलेरियन सब खिले हुए थे। जंगली अंगूर अभी हरे थे। बाद में पिताजी और बीवा झील पर एक मोटरबोट में सवार हुए। मैं पानी में कूद पड़ी। घास में रहने वाली छोटी मछलियां मेरी टांगों से टकरा रही थी और मेरी टांगों की परछाई, जो झील के तल पर साफ दिख रही थी, मेरे साथ चल रही थी। यह तस्वीर माँ और मेरे बीच हुई बातचीत से कोई संबंध नहीं रखती थी, लेकिन यह मेरे दिमाग में आई और फिर गायब हो गई। मैं बिस्तर से उतरी और माँ के घुटनों के चारों ओर अपने बाहें डाल दी। माँ, कृपया मुझे माफ करे, मैं आखिरकार कह पाई। वे दिन, जैसा कि माँ अब उन्हें याद करती है, आखिरी दिन थे जब हमारी खुशी की मरती हुई चिंगारियां अभी भी चल रही थी। एक बार जब नाऊ जी दक्षिण प्रशांत से लौटा, हमारा असली नरक शुरू हुआ।